प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान, बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान आज नए बिंदु के रूप में हम यहाँ चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व युद्धोत्तर परिवर्तन, विकास एवं प्रवृत्तियाँ। विश्व युद्धोत्तर परिवर्तन, विकास और पद्धतियाँ, प्रवृत्तियाँ। पोस्ट वार चेंजेस, डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स। इस परिवर्तन और विकास तक पहुँचने से पूर्व हमें इसका कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझ लेना आवश्यक है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है कि ये परिवर्तन स्वमेव नहीं हुए हैं। इन परिवर्तनों के पीछे बहुत बड़े कारण मौजूद रहे हैं और यूँ कहें कि स्वयं विश्व युद्ध इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार रहा है। तो विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके पीछे क्या चीज़ जिम्मेदार हैं, या कौन कौन से परिवर्तन विश्व राजनीतिक मंच पर घटित हुए जिन कारणों से आपका सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ और उसके बाद वैश्विक राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस किस प्रकार की दिशाएं बनी, या कौन कौन से परिवर्तन और कौन कौन से विकास प्रारंभ हुए। तो इस पर जाने से पूर्व हमें थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें देख लेना होगा। 1919 पेरिस शांति जो सम्मेलन हुआ, 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन, और इस पेरिस शांति सम्मेलन के बाद दुनिया के मुख्य जो कर्ता धर्ता थे या राजनीतिक क्षेत्र में जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ थी, उनके मन में एक स्थायी भाव बन गया था कि अब हमने विश्व को युद्धों से मुक्त कर दिया है, या अब भविष्य में आने वाली संतति को हमने युद्धों से सुरक्षित कर दिया है, ऐसा इनका विचार था। और युद्ध की संभावना के समस्त कारण मिटा दिए गए हैं, ऐसा इनका विचार था। और इनके इस विचार को 1920 में एक जो संस्था बनती है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की, और जो बहुपक्षीय संस्था अस्तित्व में आती है, जिसे लीग ऑफ नेशंस या हम जो है राष्ट्र संघ भी कह रहे हैं, इसके निर्माण के साथ उनकी ये आशा, उनकी ये आकांक्षा और भी दृढ़ हो जाती है कि अब हमने विश्व में चिरस्थायी शांति स्थापना कर दी है। लेकिन जो है इस संस्था की स्थापना से और शांति सम्मेलनों से ये लगने लगा था कि अब जो है सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरा विश्व निभाएगा और कहीं पर भी आक्रमण की परिस्थितियां, युद्धमान परिस्थितियों का निर्माण दो राष्ट्रों के बीच में नहीं होगा, ऐसा विचार जो है यहाँ पर बन रहा था। ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से पूर्व की बात हम कर रहे हैं, या कि यूँ कहें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समापन के तुरंत बाद की ऐसी परिस्थितियां हैं। क्योंकि इन विचारकों का विचार ये था कि युद्ध जो है मनुष्यों के मस्तिष्क में लड़ा जाता है, इसीलिए इसका हल भी मनुष्यों के मस्तिष्क में ही होना चाहिए। और इस नाते युद्धमान परिस्थितियों से विभिन्न राष्ट्रों को बचाने के लिए जो है इन वैश्विक नेताओं ने मिलकर ऐसे प्रयास किए जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सके और बहुपक्षीय या सामूहिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से किया जा सके। और इस विचार को फलीभूत करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की राष्ट्र संघ की स्थापना भी की गई और पेरिस शांति सम्मेलन में भी इसी प्रकार की बात हुई। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा पहलू यह है कि जो है इस युद्ध की जो परिस्थितियां थी, या यूँ कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वार के जो बीज थे वो इन शांतिकालीन परिस्थितियों में ही मौजूद थे। शांति संधियों में, शांति की स्थितियों में ही युद्ध के या युद्धोत्तर परिस्थितियों के बीच मौजूद थे। और 1931 से लगाकर के 1939 तक की घटनाओं ने ये साबित कर दिया था कि जो है ये शांति का, चिर शांति का, वैश्विक शांति का जो प्रयास था और ऐसा जो विश्वास विश्व राजनेताओं का था वो ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रह सकता। और धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि अगला युद्ध अवश्यंभावी दिखाई पड़ने लगा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण दिखाई दिया कि जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार भी कर लिया। ये जापान के आक्रामक नीति का उदाहरण था।
अब आक्रमण करके उसे जीत लिया, तो इसके खिलाफ चीन जो है लीग ऑफ नेशंस में इसकी शिकायत लेकर के जाता है और एक लिटन आयोग की स्थापना वहाँ पर की जाती है। लेकिन उस आयोग के द्वारा मंचूरिया से, जापान से मंचूरिया को खाली नहीं कराया जा सका और इस प्रकार ये तनाव बढ़ता ही गया। 1933 में इससे मिलती जुलती घटना और घटती है और हिटलर जो है तानाशाही शासक बनकर सामने आ जाता है। 1933 में हिटलर का तानाशाही शासक बन जाना जो है विश्व के चिरस्थायी के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में दिखाई देता है। और तानाशाह बनने के तुरंत बाद उसने वर्साई की संधि को अपमानजनक समझा और वर्साई की संधि को तोड़ना उचित समझा और उसने जो है वर्साई की संधि की शर्तों से मुकरना प्रारंभ कर दिया गया। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण जो घटना थी वो ये थी कि इसने निशस्त्रीकरण सम्मेलनों में हिस्सा लेने से भी अपने आप को रोकना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी का जो शासक हिटलर जो तानाशाही शासक बना, डिक्टेटर बना, उसने किसी भी प्रकार के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में जाने से अपने आप को रोक लिया, जर्मनी पर रोक लगा दी, जाने से मना किया और जर्मनी के सभी हथियार निर्माण कारखानों को उसने आर्डर दिए कि वो बहुतायत मात्रा में हथियारों का निर्माण करें जिससे जर्मनी को सैन्य मजबूती प्रदान की जा सके। तो ये सारी चीज़ें इस बात के लिए पर्याप्त वातावरण उत्पन्न कर रही थी कि विश्व में स्थायी शांति की स्थापना का जो स्वप्न देखा गया था वह चिरस्थायी नहीं हो सकता है और बहुत शीघ्र ही विश्व किसी अन्य बड़े सैन्य विद्रोह की तरफ, सैन्य जो है उठापटक की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और कुछ कारण यहाँ पर गठित होते हैं और आपका 1936 तक जो है 1936 तक पूरा यूरोप महाद्वीप जो है दो सैनिक गुटों में विभाजित हो जाता है। दो सैनिक गुटों में विभाजित हो जाता है पूरा यूरोप, संपूर्ण यूरोप दो सैनिक गुटों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर सैनिक गुटों में जैसे ही विभाजन प्रारंभ हुआ तो सैन्य रूप से ताकत बढ़ाने के प्रयास दोनों गुट अपने आप में करने लगते हैं। निशस्त्रीकरण का जो विचार है वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है और पुनः राष्ट्र जो है शस्त्रों की होड़ में चले जाते हैं। तो ये जो सारे कारण हैं वो इसकी पृष्ठभूमि में छिपे पड़े हैं। और इसके अलावा जो युद्ध के कुछ और मुख्य कारण भी हम इसमें यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। जैसे वर्साई की अपमानजनक संधि हुई, वर्साई की संधि जो अपमानजनक संधि हुई थी, जर्मनी ने उसे अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और वास्तव में ये अपमानजनक भी था क्योंकि जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था और उसके बहुत बड़े हिस्से को मिलकर यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने बांट लिया था। उस पर बहुत बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उसके सेना पर भी बहुत बड़े प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए थे। इस प्रकार जर्मनी अपने आप में एक विश्व घूंट की भांति इसको समझ रहा था और धीरे धीरे तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने इनसे मुकरना प्रारंभ कर दिया। सामूहिक सुरक्षा का पतन जो विचार आया था वो सामूहिक सुरक्षा का भी पतन होने लगा। तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ हुई, ब्रिटेन और फ्रांस ने खुलकर तुष्टीकरण की नीति का प्रयोग किया और सर्वसत्तावादी विचारधारा का उदय हुआ। उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी जिसमें हम जर्मनी शासक का, हिटलर का उदाहरण ले सकते हैं। निशस्त्रीकरण जो आंदोलन चला था 1919 के बाद में वो अपने आप में पूर्णतः असफल हो गया और जैसे ही सैनिक गुटों में विभाजन राष्ट्रों का होने लगा वैसे ही हथियारों की होड़ भी पुनः प्रारंभ हो गई। एक और बहुत बड़ा कारण यहाँ पर जो निकल के सामने आया वो था दुनिया का आर्थिक संकट। गंभीर आर्थिक संकट दुनिया में 1930 के आसपास मौजूद हुआ और इस आर्थिक संकट के कारण से जो है दुनिया को बहुत बड़े नुकसान हुए, या यूँ कहें कि पूरी दुनिया के लिए अपनी व्यवस्थाओं को चला पाना बहुत ज़्यादा दूभर हो गया, जिसमें कुछ राष्ट्रों ने अपनी जनताओं का अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए जो है कई सारे सैन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए या उनमें एक प्रकार से उन्मादी राष्ट्रवाद का विचार भरना प्रारंभ कर दिया जिससे कि वो आर्थिक संकट से दुनिया का ध्यान हटा सकें। इसके साथ ही जैसा कि हमने पूर्व में भी जिक्र किया था कि यूरोप का दो सैनिक गुटों में विभाजन हो गया। एक तरफ आपका जो है जापान, रोम और बर्लिन,
सैन्य या शक्ति गुट जो बने वो उसमें जापान को शामिल करते हुए, यद्यपि जापान यूरोपीय राष्ट्र नहीं था लेकिन ये भी शामिल था, और धुरी राष्ट्रों का निर्माण यहाँ पर हुआ, जिसे रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के नाम से, धुरी राष्ट्रों के नाम से विश्व युद्ध के दौरान जाना गया। और दूसरा गुट मित्र राष्ट्रों का बना, जिसमें यूरोपीय महाद्वीप से बाहर अमेरिका भी था, और संयुक्त जो आपका यूएसएसआर, संयुक्त सोवियत संघ भी था, संयुक्त रूस भी था, और उसके साथ ब्रिटेन और फ्रांस आदि राष्ट्र भी थे। तो इन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों का नाम दिया गया, और इनके विरोधी जो सैनिक गुट था उसको धुरी राष्ट्र कहा गया, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी जिसे कहा गया। यद्यपि इसके साथ में कुछ देश जो है यूरोपियन महाद्वीप के भी लगे हुए थे। इस प्रकार जो है सैनिक गुट विश्व मंच पर उभर रहे हैं, और जब सैनिक गुटों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है या सैनिक गुटों की शक्ति में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है, दुनिया शस्त्रों की होड़ में पुनः अपने आप को लगा लेती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका परिणाम किसी विनाश की जो है विनाश की ओर संकेत करता है। और ऐसा महाविनाश जो है 1939 आते आते प्रारंभ भी हो जाता है। साम्राज्यवादी भावना, साम्राज्यवादी भावना का जो विकास है वो भी यहाँ पर चरम पर है। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि साम्राज्यवाद यहाँ 1930 के दशक से ही कोई नया बिंदु यहाँ पर था। करीब यूँ कहें कि अमेरिका की खोज के बाद 1492 में जब कोलंबस अमेरिका की खोज करता है, उससे बाद से लगा करके और लगातार महायुद्ध की समाप्ति तक यूरोपियन एज ही इसको कहा गया, क्योंकि साम्राज्य इन्होंने यूरोपीय देशों ने पूरे भूमंडल पर स्थापित किए, जिसमें आपका पूरा दोनों अमेरिकी महाद्वीप भी शामिल हैं, आपके एशिया महाद्वीप भी शामिल हैं, और अफ्रीकी महाद्वीप भी शामिल है। इन यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने साम्राज्य वहाँ पर अपना साम्राज्य बढ़ाया या अपने उपनिवेशन कॉलोनीज वहाँ पर स्थापित की, और ये भावना लगातार बलवती होती गई और समय पाकर के ये भावना बढ़ती गई। तो इस दौर में साम्राज्यवादी भावना और जोर पकड़ लेती है, क्योंकि जब दिखाई दे रहा है यूरोपीय राष्ट्रों को आपस में कि वो दुनिया के गरीब और जो है अविकसित राष्ट्रों की संपदाओं का दोहन करके यूरोपियन राष्ट्र अपने आप को बहुत जो है समृद्धिशाली बना रहे हैं, बहुत वैभवशाली बना रहे हैं, तो उनकी आपस में ही तुलना होने लगती है, और वो साम्राज्यवाद को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे ब्रिटेन का साम्राज्य कहाँ तक है, फ्रांस का कहाँ तक है, जर्मनी का कहाँ तक है, इटली और स्पेन कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये एक दूसरे का जो है तुलना करके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूरोप महाद्वीप का जो आर्थिक विकास था, उनकी जो संपूर्ण स्थितियाँ, संपूर्ण प्रगतियाँ जो थी, जो तरक्की उनकी थी, वो सारी की सारी विश्व के साम्राज्यवाद की जो जहाँ पर उन्होंने स्थापित किए थे या अपने उपनिवेश जहाँ उन्होंने बनाए थे, उनकी कीमत पर ही इनका विकास हो रहा था। तो अन्य राष्ट्रों में जो तुलना करके इनमें साम्राज्यवाद की भावना पनप रही थी। और ऐसी स्थिति में एक और तात्कालिक कारण गठित हो जाता है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और इसी के साथ में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही महायुद्ध की औपचारिक शुरुआत हो जाती है, और महायुद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है। करीब 45 तक जो है ये चलता है, 1939 से लगा करके, और 45 तक जो है ये युद्ध चलता है। और युद्ध के बाद में कुछ मुख्य शांति समझौते अस्तित्व में आते हैं, और मुख्य शांति समझौते जब अस्तित्व में आते हैं तो उसके बाद से पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रिकंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो जाता है, और पूरा जो है राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगता है। जो प्रभुत्व थे उनके समापन होते हैं, नए प्रभुत्व के जो ध्रुव हैं वो विकसित होते हैं, नई व्यवस्थाएं प्रारंभ होती हैं, राष्ट्रीय राज्य अब बड़े विशालकाय राज्यों में परिवर्तित होने लगते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे विश्व राजनीति का मंच जो सेंट्रलाइज रूप से यूरोप हुआ करता था, अब खिसकने लगता है, और उसके ध्रुव जो है बदलने लगते हैं, जिसका चर्चा हम आगे विश्व युद्धोत्तर परिवर्तन और विकास में करेंगे। यहाँ उन मुख्य समझौतों का जिक्र थोड़ा संक्षेप में हम करेंगे। इटली की संधि महत्वपूर्ण संधि हुई, रोमानिया की संधि हुई, उसके बाद में जापान के साथ संधि हुई, और जापान के साथ ठीक इसी प्रकार की संधि हुई जिस प्रकार प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी के साथ में हुई थी। एक तरीके से अपमानजनक संधि जापान के साथ में हुई, और ऑस्ट्रिया के साथ हुई, जर्मनी के साथ भी संधि हुई। और ये 5 जो शांति समझौते थे वो विश्व युद्ध के बाद जो है परिणामों के रूप में दिखाई दिए, और
पुनः जो विचार 1919 में प्रारंभ हुआ था वह विचार 1945 में पुनः प्रारंभ हुआ। शांति की खोज, शांति के प्रयास हुए और फिर वही विचार विश्व राजनीतिज्ञों के मन में पुनः उत्पन्न हुआ कि युद्ध मानव मस्तिष्क में लड़े जाते हैं, लिहाजा उनका उपचार भी, उनका हल भी मानव मस्तिष्क में ही ढूंढा जाना चाहिए और पुनः शांति की स्थापना के प्रयास जो हैं प्रारंभ होते हैं। और वैश्विक संस्थाओं की स्थापना का दौर 1945 के बाद में यूँ कहें कि युद्ध काल के दौरान ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगती हैं। एक संक्षिप्त विवरण जो है युद्ध के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, उसके मुख्य कारणों का और उसके बाद हुए शांति समझौतों का। इसके बाद हम इससे आगे की बात करेंगे और वो आपका सिलेबस का बिंदु है और वो ये है विश्व युद्धोत्तर परिवर्तन और विकास। विश्व युद्धोत्तर परिवर्तन और विकास, इन संपूर्ण परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हमें यह समझ लेना होगा कि 1920 से लगाकर के 1939 तक, 1940 तक की जो वैश्विक राजनीति है उसका दौर किस प्रकार से चल रहा है और उस दौर की मुख्य घटनाएं क्या है और उस दौर के बाद जब विश्व युद्ध घटित हो चुका होता है, एक घटना के रूप में पूरे विश्व पर प्रभाव डाल चुका होता है, तो उसके बाद विश्व की दशा और दिशा क्या है, वैश्विक राजनीति के उद्देश्यों में क्या तब्दीली आती है, वैश्विक राजनीति का उद्देश्य किस रूप से परिवर्तित होता है और यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रंगमंच जो है वो किस तरफ प्रतिस्थापित होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर कौन से नए जो ट्रेंड्स हैं वो उभर कर के आते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। इसमें प्रवेश करने से पूर्व हमें ये समझ लेना होगा कि यहाँ पर घटनाओं की एक आवली बन रही है, एक चेन बन रही है, एक क्रम बन रहा है, क्योंकि एक घटना घटित होने के बाद उसके परिणाम स्वरूप उससे मिलती जुलती दूसरी घटना घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम विकास के रूप में, परिवर्तन के रूप में कहेंगे कि एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद का समापन होता है या उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद कमजोर पड़ता है। तो एक घटना जब घटित होती है तो उसका परिणाम दूसरा सामने ये आता है कि विश्व में या विश्व बिरादरी में स्वतंत्र राज्यों की संख्या में वृद्धि होने लगती है, जो यूरोपियन उपनिवेश से अपने आप को पृथक करके, स्वतंत्र करके, उनके राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से वो स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। दूसरे परिणाम के रूप में यूएनओ के परिवार में, यूएनओ के परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार घटनाओं की एक चेन यहाँ पर बन रही है और उस चेन के माध्यम से एक कहानी के रूप में जो है हम इसको वर्णित करेंगे, मुख्य घटनाओं का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला जो है, हमें बार बार युद्धकालीन परिस्थितियों में वापस लौटना पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं को पूरे तरीके से समझने के लिए हमें बार बार युद्ध के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा, युद्ध के कारणों में जाना पड़ेगा, युद्ध के जो परिणाम आए, युद्ध के जो शांति समझौते हुए, वहाँ तक भी अपने आप में हमें जाना पड़ेगा। तो पोस्ट वार जो चेंजेज हैं, पोस्ट वार जो डेवलपमेंट्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उसमें सबसे पहले हम कह रहे हैं यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो जाता है। यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो जाता है। 1492 में जब कोलंबस जो है अमेरिका की खोज करता है, तब से लगा कर के 1939 1940 तक का जो समय है वो यूरोपियन युग कहलाता है, या यूरोपियन युग इसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इतने समय तक पूरे विश्व की राजनीतिक मंच पर यूरोप का ही प्रभुत्व दिखाई देता है। और यूँ कहें कि यूरोप सेंटर्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का दौर है, इतना लंबा जो समय है वो इसी रूप में दिखाई देता है। और न केवल इस रूप में दिखाई देता है, इसके पीछे जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि पूरे विश्व की राजनीति को यूरोपियन राजनीति ने, यूरोपियन विचारधारा ने इतना अंदर तक प्रभावित किया है, जिससे इतने गहरे प्रभाव जो है विश्व के अन्य भागों पर पड़े हैं, अन्य सभ्यताओं पर पड़े हैं कि जो है विश्व आज तक भी उन पूरे चिन्हों को नहीं मिटा सका है जो वैश्विक राजनीति पर यूरोपियन युग ने डाले थे। इसके बहुत सारे उदाहरण भी गिनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लेखक हैं कार्ल जार्वी, वो लिखते हैं कि जो यूरोपियन युग जो था उसमें बहुत बड़े परिवर्तन अब यहाँ दिखाई देने लगे हैं। यूरोपियन युग से निकल कर के विश्व व्यवस्था अब बिखर रही है और वैश्विक राजनीति जो है यूरोप सेंटर्ड नहीं रह गई है। यूरोपियन जो महाद्वीप था, यूरोप महाद्वीप था, उसके पांचों बड़े राष्ट्र जो हैं 5 महाशक्तियों का दर्जा रखते थे।
सुपर पावर का जो दर्जा था वो 5 यूरोपियन राष्ट्रों को ही था। युद्ध से पूर्व की स्थिति है ये, युद्ध से पूर्व की स्थिति। युद्ध के बाद यूरोपियन युग का अंत, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो जाता है। वैश्विक राजनीतिक रंगमंच पर यूरोप का जो प्रभुत्व अब तक चमक रहा था और पूरे विश्व को जिन्होंने इतना अंदर तक, गहरे तक प्रभावित किया था, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, क्योंकि इस दौर में जो तकनीकी और आर्थिक विकास जितना यूरोप का हुआ, विश्व के किसी भी महाद्वीप का नहीं हुआ, विश्व के किसी भी हिस्से का नहीं हुआ, या यूँ कहें कि विश्व की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का नहीं हुआ। लेकिन अब जो है इस प्रभुत्व का अंत हो रहा है। ये वो समय है जिसने पूरे यूरोप का जो एक तरीके से यूरोप को पराभव के स्तर तक ला दिया है, चाहे उसका सामाजिक पराभव हो, चाहे उसका आर्थिक पराभव हो, चाहे उसका सैनिक पराभव हो, चाहे उसका राजनीतिक पराभव हो, क्योंकि इस दौर में अब उसके संपूर्ण प्रभुत्व को जो है तोड़ दिया गया है। इस समय जो सब देखा जाने वाले जो बात है, महायुद्ध के जो परिणाम है वो सबसे ज़्यादा यूरोप पर दिखाई देते हैं। यूरोप की व्यवस्था आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से ध्वस्त हो जाती है और जितना नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप महाद्वीप का होता है उतना विश्व के किसी भी महाद्वीप का नहीं होता है। यूरोप की बहुत बड़ी जन आबादी इसमें मारी जाती है, बहुत बड़ा सैनिक जो है इसमें मारे जाते हैं, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इसका होता है। यूरोपीय राष्ट्रों को अपमानजनक संधियां स्वीकार करनी पड़ती है, उन पर बड़े सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे कारणों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक दृष्टिकोण से यूरोप का पराभव हो जाता है, इसका प्रभुत्व का अंत हो जाता है और इसके जो सुपर पावर का जो कंसेप्ट था वो हट जाता है। और सार संक्षेप में हम ये कहें कि अब विश्व राजनीति यूरोप सेंटर्ड नहीं रह गई है और विश्व राजनीति के दूसरे छोर विकसित हो रहे हैं, दूसरे ध्रुव विकसित हो रहे हैं। एक तरफ जो है सोवियत संघ जो है एक साम्यवादी व्यवस्था के मुखिया के रूप में सामने आने लगा है और दूसरे छोर पर पूंजीवादी व्यवस्था के मुखिया के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका सामने आने लगा है। दोनों विचारधाराएं अलग अलग है। हालांकि युद्ध काल में जो दोनों एक थे, मित्र राष्ट्रों के रूप में रहे, लेकिन युद्ध के पूर्व और युद्ध काल में कुछ ऐसे परिवर्तन आए, ऐसी घटनाएं घटी जिससे धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों बने राष्ट्र भी पृथक होते दिखाई दिए। और एक समय ऐसा आ गया 1950 के बाद जब रूस और अमेरिकी संघ ने दोनों एक दूसरे के विरोधी खेमों के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यूरोपियन एज का समापन हो जाता है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन वैश्विक राजनीति का है, वैश्विक राजनीतिक रंगमंच का है। वैश्विक राजनीति का रंगमंच अब जो है यूरोप सेंटर्ड नहीं रह गया है और वह दक्षिण एशिया और प्रशांत महासागरीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और इसके बारे में बड़ी घोषणाएं भी की जा रही हैं। जर्नल स्टम्प से लिखते हैं कि जब उन्होंने कांग्रेस में कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने भाषण दिया कि अब विश्व राजनीति यूरोप सेंटर्ड नहीं हो रह गई है और विश्व राजनीति का जो रंगमंच है वो दक्षिण एशिया और यूँ कहें कि महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले 50 या इससे अधिक वर्षों तक जो है विश्व राजनीति की समस्याएं वो होंगी जो दक्षिण एशिया, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की समस्याएं होंगी, ऐसा उनकी घोषणा थी और ये सत्य भी दिखाई दे रही है। युद्ध के तुरंत बाद और 50 का दशक पूरा होते होते वैश्विक राजनीति के ध्रुव जो है विस्थापित हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा जो है विकास, सबसे बड़ा परिवर्तन इस रूप में दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण परिणाम परमाणु युग का सूत्रपात जो है पोस्ट वार चेंजेस के रूप में दिखाई देता है और परमाणु युग की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 अमेरिका के B-29 बम वर्षक विमानों ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। करीब 7.5 लाख लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए।
और हजारों की तादाद में घायल हुए। परमाणु युग का सूत्रपात या परमाणु विभीषिका ने बड़े बुरे तरीके से मानव सभ्यता को प्रभावित किया और निष्कर्षों के अनुसार आज भी इन इलाकों में वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार आज भी विकलांग संतानें पैदा होती हैं। इतना अधिक रेडिएशन वहाँ के वातावरण में फैल चुका है कि इतने वर्षों बाद भी आज जो है विकलांग संतानें वहाँ पैदा होती है। मानवता के लिए इससे बड़ा अभिशाप और कुछ नहीं कहा जा सकता है। परमाणु युग के सूत्रपात ने वैश्विक राजनीतिक रंगमंच पर बहुत बड़े प्रभाव उत्पन्न किए। मैक्स लर्नर इसके बारे में लिखते हैं कि इसको एज ऑफ ओवर किलिंग भी कहा, अति मारक, एज ऑफ ओवर किलिंग, एज ऑफ ओवर किलिंग किसको? परमाणु हमले को। और कहा कि मनुष्य के हाथ में अति मारक क्षमता परमाणु के माध्यम से लग गई है और अति मानुषिक क्षमता बर्टन लिखते हैं कि ये ऐसी अति मानसिक क्षमता है जिस गति से मनुष्य का मानसिक विकास नहीं हुआ है, किंतु उसके पास में उतनी शक्ति अवश्य आ गई है कि वह इस अति विशालकाय शक्ति को संभाल नहीं सकता है, क्योंकि अभी उसका मस्तिष्क इतना उन्नत नहीं हुआ है। और मानवता के जो विरोधी हैं उन्हें इसके प्रयोग में किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये स्पष्ट हो गया परमाणु का प्रयोग होने से, अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिरा देने से। महाविनाश, महासंहारक अस्त्र के रूप में परमाणु जो है सामने आता है, परमाणु बम सामने आता है। अब इसका केवल एक एस्पेक्ट तो हम सैनिक रूप से देख रहे हैं कि एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर परमाणु बम गिरा के उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के उस राष्ट्र को हरा दिया और अपनी विजय हासिल कर ली। ये केवल और केवल एक सैनिक लक्ष्य मात्र कहा जा सकता है। एज ऑफ ओवर किलिंग जब विचारकों ने इसको कहा है तो इसके मायने ये हैं कि मनुष्य के हाथ में अति संहारक, अति अमानुषी शक्ति लग गई, जिसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अब परमाणु युग के सूत्रपात ने न केवल अमेरिका और जापान के संदर्भ में इसका विवेचन हुआ, बल्कि वैश्विक जो ट्रेंड जो विकसित हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, वो केवल और केवल सैनिक दृष्टिकोण के द्वारा ही नहीं देखे गए। अब राज्यों में जो सुपर पावर का कंसेप्ट था वो इस रूप में डिफाइन होने लगा कि किसके पास कितनी परमाणु क्षमता है, परमाणु क्लब में शामिल कितने राष्ट्र हैं और किसके पास कितनी परमाणु क्षमता है। उससे राष्ट्रों की सैन्य शक्ति का भी आकलन होने लगा और जिन राष्ट्रों के पास में ये अतिमारक शक्ति थी वह दूसरे राष्ट्रों को इस बात की बार बार धमकी भी देने लगे, जैसा कि शीत युद्ध के माहौल में हम इसका जिक्र भी करेंगे। अब परमाणु युग के प्रयोग ने, परमाणु युग के सूत्रपात ने केवल इतने ही परिणाम सामने नहीं लाए। परमाणु युग के सूत्रपात ने, परमाणु के प्रयोग ने युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता पर भी विराम लगा दिया। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि यूरोप का 2 सैन्य गुटों में विभाजन हुआ और यूरोप के देशों के साथ कुछ बाहरी महाद्वीपों के देश भी शामिल थे, जिसमें जापान है, यूएसएसआर हैं, यूएसए हैं। एक दौर में ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्र कहलाए, लेकिन परमाणु युग के सूत्रपात ने, परमाणु युग के परमाणु बम के प्रयोग ने मित्रकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता को भी ध्वस्त कर दिया। रूस और अमेरिका परमाणु के प्रयोग के कारण से अपने आप युद्ध में मित्र होते हुए भी धीरे धीरे इनके बीच में विभाजन की रेखा खिंच गई और 1950 का दौर आते आते दोनों एक दूसरे के विपरीत रूप से सामने खड़े दिखाई देते हैं और शीत युद्ध का प्रारंभ दोनों के बीच में हो जाता है। इसका कारण ये था कि अमेरिका ने अपने मित्र ब्रिटेन को तो परमाणु की गतिविधियों से परिचित रखा, लेकिन रूस को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। यहीं से दोनों के बीच में पुनः जो है तनाव की स्थितियां पैदा होती है। तो परमाणु युग का जो सूत्रपात हुआ वो सैन्य दृष्टिकोण से किस रूप में परिवर्तन लाता है, राजनयिक दृष्टिकोण से किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है और सैनिक गठबंधनों के रूप में किस रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो परमाणु युग के सूत्रपात ने एक बहुत बड़ा कारण जो है इस समय उत्पन्न कर दिया है।
एक नेक्स्ट कारण के रूप में हम और जिक्र करेंगे एशिया और अफ्रीका में घटता हुआ साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। एशिया और अफ्रीका में जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही जो है राष्ट्रीय आंदोलन इन राष्ट्रों में प्रारंभ होते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन जब प्रारंभ होते हैं तो धीरे धीरे ये राष्ट्र अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। उस समय एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका का, यूरोपियन राष्ट्रों का जो है उपनिवेश बना हुआ है। अब धीरे धीरे जब इनमें राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होते हैं तो धीरे धीरे ये राज्य जो है अपनी स्वतंत्रताएं प्राप्त करते जाते हैं, और धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करते करते जो है ये अपने राष्ट्रीय राज्यों के रूप में स्थापित होने लगते हैं। इसका जो परिणाम था विश्व राजनीतिक मंच पर वो इस रूप में सामने आता है कि एशिया और अफ्रीका में जैसे जैसे राष्ट्र अपने राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से, आज़ादी के आंदोलनों के माध्यम से विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त करते हैं, उपनिवेशवाद से मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो यूरोप का जो साम्राज्यवादी विचार था, जो उपनिवेशवादी विचार था, वो धीरे धीरे समापन की तरफ चला जाता है और एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों का अंत हो जाता है। इसमें जो आगे परिणाम हैं उन पर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे।